अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्की तरक्की में वसाइल की तकसीम बहुत अहम होती है। वसाइल की दुरुस्त और मुनफ़ाना तकसीम का दारोमदार मुल्क की आबादी के तखमीने पर होता है। इसीलिए हमारा आइन हर 10 साल बाद मरदमशुमारी को लाजमी करार देता है और इस अहम काम के लिए एक आइनी इदारा मौजूद है जिसे PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स या इदारा शुमारियात पाकिस्तान, वफाकी इदारा शुमारियात पाकिस्तान कहा जाता है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि एक बार फिर इलेक्शन के हवाले से मरदमशुमारी का खूब ज़ोर है। और ये मरदमशुमारी है क्या, कैसे होती है और इन हालात में कैसे होने जा रही है, और इस तमाम अमल से मुताल्लिक़ अवामी और सियासी ख़दशात क्या हैं और इनको दूर करने के लिए क्या एहतमाम किया गया है, ये तमाम इंतहाई अहम सवाल हैं जिनका आज हम इस प्रोग्राम में जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सरबरा इदारा वफाकी शुमारी डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का आइनी किरदार क्या है, इसे मतलब इदारा शुमारियात जो है वो क्या शुमार करता है, और अपकमिंग ये जो मरदमशुमारी के हवाले से इसका क्या किरदार होगा। ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा आप इदारे का। देखिए, वफाकी इदारा शुमारियात बहुत सारे काम करता है, इसमें इसका क्या आइनी किरदार है मैं एक मिनट बाद बताऊंगा। ये आप जो हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देखते हैं जिसमें आटा, तेल, चीनी की कीमतें बढ़ती कम होती नज़र आती, कम तो नहीं होती, तो ये इदारा शुमारियात जमा करता है एक मरबूत निज़ाम के तहत। वो कीमतों को तब्दील नहीं करता, उनकी तब्दीली को रिकॉर्ड करता है खाली। इसी तरह जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर आपको हर साल जो कौमी शरह नमू के नंबर नज़र आते हैं, GDP पर कैपिटा इनकम, वो इदारा शुमारियात करता है। उसके अलावा आपका जो मेजर फ्लैगशिप सर्वे है PSLM, पाकिस्तान सोशल लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट, जिस पे आप MDG पे रिपोर्ट करते थे, SDG पे भी बुनियादी हैसियत इसी की है, वो हमारा इदारा करता है। यानी मिलेनियम एंड सस्टेनेबल जो आपके गोल्स हैं, जी उनके हवाले से आप बात कर रहे हैं। उस पर रिपोर्टिंग, जी हाँ बिल्कुल, उस पर जो इंस्ट्रूमेंट है पाकिस्तान की, जो प्रोग्रेस आप रिपोर्ट करते हैं बैनुल-अक़वामी फोरम पे, वो PBS के इस PSLM से जाती है। उसके बाद लेबर फोर्स सर्वे और भी हैं, सूबों के भी कुछ सर्वेज हैं, लेकिन मेजर रोल PBS का है। अच्छा, अब मैं आता हूँ आप सेंसस की तरफ। नहीं, सेंसस से पहले आर्टिकल 51, एक सेकंड, सेंसस से पहले जरा इसी के ऊपर थोड़ा सा और इसकी एलैबोरेट कीजिएगा, क्योंकि हम जो मीडिया की हद तक और लोग जानते हैं, वो हर जुमरात को आपके यहाँ से एक लिस्ट जो है वो रिवाइज होती है कि पाकिस्तान में अशिया खुरनोश जो है उनकी कीमतें कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की तरफ से आते हैं। फिर इसके अलावा जब बजट बनता है तो इकोनॉमिक सर्वे में आपके नंबर्स शामिल होते हैं। तो एक अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में ये सारी चीज़ें जमा करना किस हद तक रिलेटिव होता है, किस हद तक रिफ्लेक्टिव होता है, पहले ज़रा इसके ऊपर बात करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अनडॉक्यूमेंटेड जो है ना, वो बहुत सारी इसमें मिथ्स हैं, गलत फहमियाँ हैं। अगर आपको हकीकत यह है कि आपको एक तफसीली प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, अगर उसको आप टच बेस करना चाह रहे हैं। अच्छा। जो डॉक्यूमेंटेड या इनफॉर्मल, वो बहुत हद तक काउंट होती है। तकरीबन $330 बिलियन की GDP पिछले साल जो आपने एस्टिमेट की, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर आपका है। तो ये नहीं कि अगर कैश इकॉनमी है, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हो रही तो आपकी GDP में नहीं आ रही। जहाँ तक वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही वहाँ तक नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मल सिस्टम में जाती है, किसी की इनकम या कंजम्पशन का हिस्सा बनती है, इट स्टार्टेड टचिंग अपॉन फॉर्मल सेक्टर, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, वो वहाँ आ जाती है। यानी अगर किसी ने सब्जियाँ बेची, दालें बेची, वो अनडॉक्यूमेंटेड था। लेकिन जब मेरी आमदनी से कुछ निकला और मैंने उस दालें खरीद ली, तो जो मेरी आमदनी गई एक्सपेंडिचर अप्रोच में, वो डॉक्यूमेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि वो कहीं अकाउंट फॉर नहीं हो रही। अच्छा, लेकिन इसमें चूंकि टेक्निकल डिटेल बहुत ज्यादा है, तो किसी और वक्त भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। I would love। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि वफाकी इदारा शुमारियात का मरदमशुमारी में क्या उसका किरदार और रोल। जी देखें, ये आर्टिकल 51 उसकी जो सब आर्टिकल 5 है, उसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप इंतखाबात कराएंगे तो जो भी लेटेस्ट रिजल्ट्स होंगे खाना मरदमशुमारी के, उससे कराएंगे। और जो शेड्यूल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मरदम और खाना शुमारी, सेंसस जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें सारे फैसले CCI करता है। वजह उसकी है कि CCI चारों सूबों का फोरम है। इसकी फॉर्मेशन है कि फेडरल गवर्नमेंट है और चारों सूबे हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। मरदमशुमारी के नतीजे में, जी हाँ, काउंसिल, मुश्तरका मफादात की काउंसिल। ये सेंसस आपकी रिप्रेजेंटेशन और रिसोर्सेज से लिंक्ड है। NFC में जो रिसोर्सेज की तकसीम होती है, उसका जो फार्मूला है, उसमें डोमिनेंट रोल पॉपुलेशन का है, तो उसमें CCI का रोल है।
इसी तरह जो सीटें हैं उसमें CCI का रोल है, तो ये हमारा CCI फोरम है। तो 51(5) कहता है कि जब भी आप इलेक्शन कराएंगे उसके लिए जो हदबंदियाँ होंगी उसके लिए डेटा आप इस्तेमाल करेंगे लेटेस्ट सेंसस का। तो हमारा बुनियादी रोल वो मरदमशुमारी का डेटा फराहम करना है, जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिलिमिटेशन करता है आने वाले इलेक्शन के लिए। तो ये हमारा आइनी रोल है। इसके अलावा जो करते हैं उनकी आइनी हैसियत नहीं है, लेकिन जो सेंसस करते हैं उसकी आइनी हैसियत है, ऑल्दो इनडायरेक्टली। अच्छा, दो चीज़ें। एक तो ये कि आपने कहा कि हर 10 साल बाद कराना लाजमी होता है, लेकिन पाकिस्तान में कंटिन्यूएशन नहीं है, तसलसल नहीं है। लास्ट जो हुई वो 2017 में हुई, तो अब इनफैक्ट उसूलन 2027 में हो जानी चाहिए थी। उसको अर्ली क्यों किया जा रहा है ज़रा इसके ऊपर, और पिछले जो कंटिन्यूटी नहीं रही है वो क्या अवामिल रहे हैं? देखिए, ये सेंसस की इतनी खुशगवार हिस्ट्री नहीं है। अभी हम 6 सेंसस कर चुके हैं अभी तक माफ़ कीजिएगा। अब आप देख लें 1981 में जो सेंसस हुआ और 1998 में सेंसस हुआ, इसमें 17 साल का फ़र्क है। 1998 के बाद 2017 में सेंसस हुआ, इसमें 19 साल का फ़र्क है। तो ये 34 साल में आपने 2 सेंसस किए, कम से कम 3 होने चाहिए थे। ठीक है। अच्छा, 2010 और 11 में हमने एक कोशिश की थी लिस्टिंग की, यानी 1998 के बाद ज़ाहिर है हमें सेंसस करना था, तो हमने कोशिश की कि 2008 में करें, वो नहीं हो सका, मसाइल थे। 2010 में हम लिस्टिंग करने गए, 11 में लिस्टिंग करने गए, और दोनों एक्सरसाइजेज हमने अबेंडन करना पड़ी। उसकी वजह ये थी कि कुछ डिविजन्स का जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो 180 और 200% आ रहा था। तो ऐन मुमकिन था कि किसी सूबे की आबादी पाकिस्तान की आबादी का आधा या तकरीबन पौना हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल थी, इसको कोई भी नहीं मानता। तो चूंकि ये रिसोर्सेज से लिंक्ड है, रिप्रेजेंटेशन से लिंक्ड है, तो इसमें नेगेटिव इंसेंटिव्स हैं हर फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए कि वो किसी तरह अपनी आबादी ज़्यादा शुमार करवा दे, तो उसका हिस्सा ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री थी। अब जब 2017 का हमने सेंसस किया तो उसूलन तो हमें 2027 में करना चाहिए था। अब इलेक्शन ये सेंसस हुआ और उसके नताइज लेके हम CCI के पास गए। उसमें एक सूबे का एतराज़ था कि आपने हमें अंडर काउंट किया। हमने उनको शवाहिद दिखाए कि जनाब नहीं किया, वजाहतें पेश की, सिंध का था, लेकिन वो नहीं मानी गई। अच्छा, फिर बिल्कुल इलेक्शन सामने आ गया, तो और इसका कोई मौका नहीं था कि उसको ठीक किया जा सकता है, सूबे के एतराज़ात को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता। तो उस वक्त 24वीं आईनी तरमीम हुई और उसमें PBS के जो प्रोविजनल रिजल्ट्स थे, क्योंकि उस वक्त तक CCI ने रिज़ल्ट अप्रूव नहीं किए थे, ऑफिशियल होने के लिए ज़रूरी है कि वो रिज़ल्ट्स फाइनल हों, CCI अप्रूव करे, वो प्रोसेस हुआ नहीं था। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात थे, नतीजतन इजाज़त दी गई इदारे शुमारियात को कि जनाब आप इनके रिज़ल्ट प्रोविजनल यूज़ करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हदबंदियों के लिए इस्तेमाल करें, जो कि होना चाहिए था उनको फाइनल ऑफिशियल रिजल्ट्स पे। तो एक एक्सेप्शन दी गई थी और उसमें साथ ही ये भी कहा गया कि जनाब ये आपको 1 टाइम वेवर दे रहे हैं, अगली दफ़ा जब आप इंतखाबात करेंगे तो इंश्योर करें कि आप उससे पहले नई हदबंदियाँ करें, और ज़ाहिर है इसका मतलब है उससे पहले नया सेंसस करें। ओके, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात तय हुई थी कि अगले इंतखाबात से पहले, आम इंतखाबात से पहले नई मरदमशुमारी होगी और उसके नतीजे में नई हल्का बंदियाँ होंगी, और अगर इसको बाईपास करके पुरानी हदबंदियों और मरदमशुमारी के ऊपर ही अगर इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात होते हैं, तो वो गैर आइनी तसव्वुर होंगे। और खान साहब के उसके ऊपर बतौर वज़ीर आज़म दस्तखत मौजूद हैं और चारों सूबाई जो वज़राए आला हैं उनके दस्तखत इसमें मौजूद हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। डॉक्टर साहब? जी हाँ, CCI तो ये कहता है, लेकिन इसकी आईनी नौयत पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं आईनी माहिर नहीं हूँ। सही, वो बेहतर वो कमेंट करें जिनको इसकी नॉलेज है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एज यू सेड कि मरदमशुमारी जो है ना, इसमें आपके फ़र्द और घरानों को गिना जाता है, तो सर यही इंफॉर्मेशन जो है नादरा के पास भी होती है, तो क्या फ़र्क है आपके डेटा कलेक्शन में और नादरा में, और दोनों के यूजेज में, उसकी यूटिलाइजेशन में, इन दोनों इदारों में क्या फ़र्क है फिर? अच्छा, आप ये बताएं, इस सवाल के बजाय मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपका शनाख्ती कार्ड बेफाम आपकी सारी फैमिली का होगा, आप जिम्मेदार शहरी हैं, लेकिन आपके आसपास आपके घराने में बहुत सारे आपके मुलाजमीन होंगे और ऐसे अफराद होंगे कि जिन्होंने कभी शनाख्ती कार्ड बनाए भी नहीं, ना उनको किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए डोमिसाइल PRC चाहिए, ना वो BIS में रजिस्टर्ड हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको समझें आप कि नादरा के पास शनाख्ती कार्ड बनवाने आप जाएंगे, अगर आप नहीं जाते तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि नादरा की आउटरीच डिफाइंड है। 750 सेंटर्स हैं उनके पाकिस्तान में। PBS का आदमी तो 1,26,000 इन्यूमरेटर इस सेंसस में हर कोने में जाएंगे। हमारा तो काम है, तो जो सुपर सेट है ना, अम्ब्रेला, वो PBS की मरदमशुमारी है, और नादरा का डेटा
उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। तो नादरा एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, हम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नहीं है, हमारा काम काउंट करना है घरानों को, अफराद को, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और नादरा का रोल रजिस्ट्रेशन का है, उसके अलावा भी उनके रजिस्ट्रेशन के अलावा उनके और भी काम है, CRVS उनका एक इम्पॉर्टेंट काम है। लेकिन मरदमशुमारी एक डिस्टिंक्ट चीज़ है, वो एक दफ़ा डिजिटल हो जाती है, उसके नतीजे में मैं बात करूंगा कि रजिस्टर्स बन जाते हैं, तो हो सकता है कि 8-10 साल बाद जब ये डेटा नादरा के और हमारे डेटे में फ़र्क तकरीबन ख़त्म हो जाए, तो आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है अब सेंसस की ज़रूरत नहीं, फिर आप आईनी तरमीम करें। लेकिन जब तक ये नहीं होता, PBS का डेटा अथॉरिटी है उसमें। ओके, अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा ये भी हमें बता दीजिएगा कि बुनियादी फ़र्क क्या है, ये जो मरदमशुमारी और खाना शुमारी, बड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है, मुझे तो बड़ा अक्सर कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा इसको। देखिए, खाना शुमारी में हम क्या करते हैं कि हम हर घर जाते हैं और हाउस लिस्टिंग करते हैं, तो और उसके बाद उसको इसमें बता रहा हूँ कि जियो टैग कर देंगे, तो हर घर का जो जियो टैग है, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कोऑर्डिनेट्स, वो हमारे पास महफूज हो जाएंगे। उसके बाद हम उन्हीं घरों में दोबारा जाएंगे और जो भी सरबराह अवेलेबल होगा या कोई घराने का फ़र्द अवेलेबल होगा, उसमें हम बुनियादी सवालात करेंगे घर के बारे में। उसमें सेंसस एक छोटा हिस्सा है, अगर आप सुन लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेंसस का मकसद भी वाज़ेह हो जाएगा और कितना बड़ा काम है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, हम उसमें पूछते हैं हाउसिंग कंडीशन, जिसमें कितने कमरे हैं, एक कमरे में कितने लोग हैं, बिजली, पानी, गैस, सड़क, जो लिविंग कंडीशंस जिसको आप कहते हैं, उसकी बुनियादी दस्तरस कितनी है शहरियों की, डेमोग्राफी जिसमें आपका एज का, जेंडर का डेटा है, वो हम देखते हैं, एक मॉड्यूल उसका है। फिर सोशो इकनॉमिक में हम तालीम देखते हैं, स्किल टीवेट देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, डिसेबिलिटी देखते हैं, माइग्रेशन देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं एक उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखते हैं हाउस होल्ड का। तो ये सब ना तो नादरा के डेटा में जमा होगा, ना किसी और डेटा में जमा होगा। तो जो अफराद की कुल तादाद है या घरानों की कुल तादाद है, वो तो इस पूरी एक्सरसाइज का शायद 10 या 15% है। जब आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप जानना चाहते हैं, और सेंसस का बुनियादी मकसद भी है कि आप घरानों को गिनें, अफराद को गिनें, उनकी ग्रोथ रेट देखें, और फिर ये जानने की कोशिश करें कि बुनियादी जो सोशो इकनॉमिक नीड्स हैं, जो फ़र्द का हक है, उस पे लोगों की दस्तरस कितनी है, और फिर जो कमी है वो स्टेक होल्डर्स, सूबे, उनसे आप शेयर करें बहुत ही बुनियादी डिसएग्रीगेटेड लेवल पे, ताकि एक मरबूत मनसूबाबंदी कर सकें, ताकि ये बुनियादी चीज़ें लोगों की दस्तरस में आएँ और अपनी ज़िंदगी वो बेहतर गुजार सकें, फुलेस्ट पोटेंशियल की तरफ आ सकें। मकसद इसका ये है, UN की गाइडलाइंस में भी यही लिखा है। अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन और रिसोर्स से लिंक्ड है, तो वो पॉलिटिकल बन जाता है। तो गुफ्तगू में कभी ये बात नहीं आती कि सेंसस का असल मकसद बेहतर मनसूबाबंदी है। सही, लेकिन ये बात ज़ाहिर है हमारे डिस्कोर्स में आती है कि ये सीटें हैं और जनाब हदबंदियाँ ऐसी हो जाएंगी, पिछली दफ़ा पार्टी ने नहीं माना था, सो गुफ्तगू सारी उधर जाती है। आ जाते हैं सर, उस तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जो मरदमशुमारी आप करने जा रहे हैं वो डिजिटल है, पेपरलेस होगी, उसके लिए उसके क्या अरेंजमेंट्स होंगे पाकिस्तान में, और कितनी बड़ी एक्सरसाइज होगी, कितनी इसके ऊपर लागत कितनी आएगी, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट्स वगैरह हमने किए हैं कि नहीं किए, और दुनिया में कहाँ कहाँ पे ये की जा रही है? क्योंकि इससे पहले यही सारी चीज़ें हमने EVM के हवाले से देखा था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से देखा था, बट ये कि इब्तिदा तो यहाँ से होनी चाहिए, आपकी जो सेंसस है वो डिजिटल उसके ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये 7वां सेंसस होगा इंशाल्लाह। इससे पहले हम 6 सेंसस कर चुके हैं, आखिरी हमारा 2017 में हुआ था, और वो कन्वेंशनल तरीके से हुआ कि आप कागज़ कलम लेके इन्यूमरेटर घर जाता था और बुनियादी सवाल पूछता था। इस दफ़ा ये हम टैबलेट से कर रहे हैं। देखें, ये 13 जनवरी 2022 को CCI ने हमें मंजूरी दी कि जनाब आपका वर्क प्लान, आपका क्वेश्चनर, आपकी मॉनिटरिंग का जो आपने अरेंजमेंट बनाया हमने अप्रूव किया, और आप जाके सेंसस करें। अच्छा, 2000 ये हमने काम तो उससे थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया था हमने एंटिसिपेशन में। उसके बाद से PBS शबो रोज़ लगा हुआ है। मैं आपसे हकीकत अर्ज़ करूँ कि हमारे 2100-2200 की हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें से कम 500 साढ़े 500 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने 3-4 शायद 5 महीने से उन्होंने वीकेंड नहीं किया है। अच्छा, तो वो बिल्कुल जो आप ह्यूमन लिमिट्स पे स्ट्रेच किया हुआ है कि 18 महीने में हमें कम करने का कहा गया। अब जो कंपेरेबल एग्जांपल्स हैं, जिसमें बांग्लादेश है, मिस्र है, तुर्की है, ईरान है, इंडिया ने अभी तक डिजिटल सेंसस नहीं किया है, बहुत दिनों से ताख़ीर हो रहा है, 2024 में प्लान है, पता नहीं डिजिटल कर पाएंगे कि नहीं। बट वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे यूज़ कर रहे हैं अपने सम स्टेट्स के अंदर। हाँ, कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं, उसकी तफसील मुझे नहीं पता, आप सही कह रहे हैं। तो ये 18 महीने बहुत कलील मुद्दत थी। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि बहुत ज़्यादा मेहनत की हमने।
अच्छा, जब इसको हमने शुरू किया तो प्लानिंग के बहुत स्टेप्स थे। मैं थोड़ी सी उसका आपको तफसील बताऊं। आपने पूछा क्या क्या स्टेप्स लिए, फिर आपने कहा कि आपने पायलट किया कि नहीं किया। लेकिन 2017 में डॉक्टर साहब पूरा पाकिस्तान एक ब्रेक की कॉल है, एक ब्रेक मैं लूंगा और ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर तफसीलन बात करें। तो इसको जरा हम होल्ड करते हैं ब्रेक तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान में होने वाली मुल्क की पहली डिजिटल सेंसस के ऊपर, डिजिटल मरदमशुमारी के ऊपर, जो कि 1 मार्च 2023 को शुरू होकर 1 अप्रैल 2023 को ख़त्म हो जाएगी। 1 महीने के अंदर ये कितना मुश्किल टास्क है। इस वक्त सरबराह वफाकी इदारा शुमारियात जनाब डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था ब्रेक से पहले कि मैं थोड़ा सा बल्कि अपने नाजरीन को बताऊं कि हमारा जो प्लानिंग का ब्लॉक है वो है, प्लानिंग का जो इकाई है, यूनिट है, वो ब्लॉक है। ब्लॉक कमोबेश 200 से 250 हाउस होल्ड पर मबनी क्लस्टर है। तो 2017 के सेंसस में पाकिस्तान को हमने 1,68,000 ब्लॉक्स में तकसीम किया हुआ था। इसी पे हम अपनी सेंसस की प्लानिंग और मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, 2021 को मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया। 15 सितंबर 2021 मेरा पहला दिन था। तो पहली चीज़ मैंने की थी कि इसकी एरिया फ्रेम की अपडेशन करें। ये सारे ब्लॉक्स को आप जमा कर लेते हैं कागज़ पे या डिजिटली, तो आप कहते हैं कि मेरे एरिया फ्रेम है। तो उसको हमने अपडेट किया और अब हमारे पास 1,85,000 ब्लॉक से ज़्यादा हैं। अब प्रिसाइसली 1,85,509 ब्लॉक्स हैं आपके पास। बिल्कुल, यू गॉट द एग्जैक्ट फिगर, 1,85,509। अब हमें कहा, हमने जो अपने आप को स्केड्यूल किया कि हमें 1 महीने में करना है, तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की कि हमें कितने लोग चाहिए। तो फिर हमने इसको 2 से तकसीम किया कि 1 महीने में हमारे ख्याल से एक इन्यूमरेटर 2 ब्लॉक्स कर लेगा, यानी कमोबेश 400 से 500 घरों को वो गिन लेगा। अच्छा, उसके बाद हमने इस निज़ाम के बारे में सोचना शुरू किया। तो पहला मरहला तो ये था कि हमने एरिया फ्रेम को अपडेट किया और 1,85,509। उसके बाद हमने कहा कि अगर हमें 1 महीने में करना है तो हमें 1,26,000 तकरीबन 1 लाख इन्यूमरेटर चाहिए होंगे। उसके बाद हमने पहला काम किया कि सूबों को हमने ख़त लिखना शुरू किया, उनसे मिले और कहा कि जनाब आप ये अफरादी क़ुव्वत हमें दें। सूबों ने हमसे अफरादी क़ुव्वत शेयर की। अच्छा, पिछले सेंसस में एक एतराज़ ये था कि जनाब वो इलाका अंदरूनी सिंध का है, वहाँ आपने पंजाबी बोलने वाला लगा दिया, उसको तो समझ नहीं आती थी। ये इलाका जनाब सहरा का है, आपने तो यहाँ आदमी लगा दिया पहाड़ का, उसको जोग्राफ़ी का नहीं पता था, जेंडर बैलेंस नहीं था, एज ज़्यादा थी, वगैरह वगैरह। तो फिर हमने 4 या 5 आइटरेशंस की सूबों से कि जनाब ये आपने मिसमैच किया है जोग्राफ़ी में, एथनिसिटी में, एज में, डिजिटल सेविनेस में, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हमारी वो चीज़ बेहतर हुई। मैं ये नहीं कहता कि परफेक्ट है, क्योंकि सूबों से ज़्यादातर जो लोग मिले एजुकेशन डिपार्टमेंट के। अच्छा, उसके बाद अगला मरहला था कि आप एक सिक्योर्ड सिस्टम बनाते जिसमें आपके टैबलेट्स होते, डिजिटल डिवाइसेस जिन पे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, आपके सारे सॉफ्टवेयर्स होते जिनके ज़रिए आप डेटा कलेक्ट करते, फिर आपके पास एक निज़ाम होता जिसमें टेलकोस और सिक्योर्ड सर्वर शामिल होते कि आपका डेटा कलेक्ट हुआ, वो आपके टैबलेट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करें, वो कलेक्टेड डेटा आपका टेलकोस से होता हुआ सेफ सर्वर में चला जाए। ये निज़ाम वज़ा करना था। अब इसमें ह्यूज प्रोक्योरमेंट थी, 1,26,000 टैबलेट्स प्रोक्योर करना, 18 महीने में प्रोक्योर भी करना, ये सारे फील्ड पे इंतज़ाम करना, ये तकरीबन नामुमकिन था। दूसरे ममालिक ने कम से कम 5-7 साल लिए हैं। तो हमारे पास सिवाय इसके कि गवर्नमेंट में जो मौक़र इदारे हैं जैसे कि नादरा है, NTC है, सुपारको है, मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की, उस सिक्योरिटी में हमारे साथ हैं, तो हमने कहा कि हम प्रोक्योरमेंट करेंगे गवर्नमेंट के इदारों से। हमने इसकी अप्रूवल की और उसके बाद हमने नादरा को इन्वॉल्व किया। उसने हमें टैबलेट्स का और जो सॉफ्टवेयर्स है उसने हमारे साथ डेवलप किए। नादरा हमारे साथ काम कर रहा है। फिर हमने NTC को अपने साथ इंटीग्रेट किया, तो डेटा टैबलेट से जो टेलकोस में आएगा और फिर टेलकोस से होता हुआ वो NTC के सर्वर में जाएगा, ये निज़ाम हमने उनके साथ वज़ा किया। सुपारको ने हमारे साथ जो लेटेस्ट इमेजरी थी, क्योंकि इसमें नक्शे चाहिए होते हैं आपको, आपने किसी को कहा कि भाई तुम जाके इस ब्लॉक में लोगों को काउंट करो तो, और जियो टैग भी करो, तो ज़ाहिर है उसके पास जियो लेटेस्ट नक्शा होगा तो वो जियो टैग कर पाएगा। तो हमने 2022 में मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट जून तक की जो पोजीशन थी, सुपारको ने लेटेस्ट इमेजरी ली हमारे लिए। उसके बाद ये सारे, अच्छा वो सिस्टम सारा सिक्योर्ड है, उसको सिवाय सेंसस के इस वक्त आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी टैबलेट में अगर कोई चाहे कि गूगल करे या कोई गेम खेले, मुमकिन नहीं है, कोई चीज़ लगाना मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो ये हमने पूरा निज़ाम वज़ा किया हमने तो। और उसके में एक और बड़ा मरहला ये था कि ये इससे पहले तो आपने 6 सेंसस किए थे, वो कन्वेंशनल तरीके से किए थे।
उसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ लोगों में मौजूद थी। ये आप डिजिटल में जा रहे थे, ये बिल्कुल नया निज़ाम है, इसमें रिस्क भी थे। तो बहुत ज़रूरी था कि जो 1,26,000 इन्यूमरेटर्स हैं उनको आप ट्रेन करते, एक बहुत बड़ा मरहला था। ये 21 जनवरी को हमने ट्रेनिंग मुकम्मल की है, इसमें हमें तकरीबन 3 महीने लगे हैं। 3 टियर की कास्केडेड ट्रेनिंग की। पहले 250 मास्टर ट्रेनर को हमने इस्लामाबाद में ट्रेन किया। उन मास्टर ट्रेनर ने तकरीबन 4,500 लोगों को डिविजनल लेवल पे किया। फिर उन 4,500 लोगों ने 1,26,000 लोगों को डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल में पूरे पाकिस्तान में किया। ये एक बहुत ही मरबूत ट्रेनिंग थी। इफ्तिताह इसका एहसन इकबाल साहब ने खुद किया था, ठीक है, दिसंबर के। अब सर ये बताइएगा इस पूरी एक्सरसाइज की एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू। एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा मसला ये था कि बाकी लोगों ने तो खैर पायलट किए थे, हमें हुकूमत ने बहुत कलील वक्त दिया है, ये हकीकत है। उसके बाद एक मरहला ये था कि जनाब आपने ये 1,26,000 टैबलेट्स ले लिए, इन्यूमरेटर ले लिए, आपने ब्लॉक्स को अपडेट कर लिया, 1,85,509 है। अब ये भी तो बताएं ना कि एक महीने में 1,26,000 लोग काउंट करेंगे कि नहीं। तो हमने जुलाई में एक पायलट किया, उसमें 33 डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 450 ब्लॉक्स में हमने मुख्तलिफ कंडीशंस के हमने ब्लॉक्स लिए। सहराई, हाथ गुंजान आबादी के, स्कैटर आबादी के, जहाँ सड़कें बेहतर थीं, सड़कें अच्छी नहीं थीं, डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी थी, शदीद मौसम का, मोतदिल मौसम का रिप्रेजेंटेटिव करके हमने 450 ब्लॉक्स लिए और उसमें हमने अपने आप को टाइम किया। फिर इसी पायलट को हमने मुख्तलिफ फराइल में दिसंबर तक 3 दफ़ा और रिपीट किया। उससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। फिर ये चीज़ हमने सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी के आगे रखी, जो एपेक्स बॉडी है इसकी पूरी ओवरसाइट की, CCI ने बनाई थी जनवरी में। उसको हमने दिखाया कि जनाब ये हमने कर लिया पायलट, अब आप बताएं आगे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, इसको स्केल अप करें। ठीक है, यानी वहां से आपको गो अहेड मिल गया। जाहिर है कि कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा करनी थी, लेकिन उस लेवल की ट्राइड एंड टेस्टिफाइड जो चीज़ होती है वो अब तक नहीं है। लेकिन जो हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ होंगी। सर 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहले तो ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसकी लागत कितनी आई, फिर दूसरा ये 1,25,000 जो टैबलेट्स हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल होंगी, तो फिर ये रख दी जाएंगी और अगले सेंसस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा 10 साल बाद। फिर दूसरा ये जो डेटा है, डेटा जो कहाँ सेव रहेगा इतने अरसे तक, ये इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखें, ये जो टैबलेट्स हैं ना, डिवाइसेस, ये 10 साल वाली बात ठीक नहीं है। इसमें शायद कुछ तो हम PBS में रखेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ये अभी चूंकि ये बहुत हसास डेटा है, किसी के पास नहीं जाना चाहिए, तो टैबलेट भी सिक्योर्ड है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, टेलकोज और NTC वो सब सिक्योर्ड है। जब ये हो जाएगा तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि इसको वापस एक कन्वेंशनल टैबलेट बना दिया जाए। तो बना के जो हमने एक इसमें निज़ाम रखा है कि जो परफॉर्म अच्छा करेंगे इन्यूमरेटर, डिसिप्लिन में, ट्रेनिंग में, इन्यूमरेशन में, क्वालिटी का डेटा होगा अच्छा और जल्द लेके आ जाएंगे, तो उनको हम परफॉर्मेंस बेस ये दे देंगे, तालीमी इदारों में दे देंगे। सारे पाकिस्तान की चीज़ है, तो लेकिन उसके लिए हम कुछ ना कुछ पॉलिसी मुरतब करेंगे और इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। कुछ इसमें से 5-7 हज़ार टैबलेट्स हमारे काम आ जाएंगी। हो सकता है कि हम सूबाई ब्यूरो से भी शेयर कर लें, लेकिन ये सब चीज़ें अभी चलें, ठीक है, वो तो जाहिर है कितनी एक्सरसाइज होगी। मैंने कहा एक ज़िमनी सा सवाल है। ये मुझे बताइए कि आप अभी जो जियो टैग के हवाले से बात कर रहे थे और आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान, 1/3 पाकिस्तान जो है पिछले दिनों सैलाब से मुतासर हुआ और 1/3 पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी जगहों पे शायद पानी अभी भी रिसीट नहीं किया, अगर किया भी है तो वहाँ पे बहुत डैमेजेस बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई हर्डल होगा इस वक्त मरदमशुमारी के हवाले से, लिमिटेशंस उसके नतीजे में जो बनेंगी? देखिए, एक्सेस का तो मसला नहीं होगा, पानी रिसीट कर गया है और लेकिन बहरहाल लोग अभी तक डिस्प्लेस नहीं, ये हकीकत है। उनकी तादाद 1 करोड़ भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। देखिए, इसमें एक हमारा मॉड्यूल है माइग्रेशन का, उसमें पूछा गया है कि किसी नेचुरल कैलेमिटी के नतीजे में आप किस डिस्ट्रिक्ट या किस तहसील से किस तहसील में गए। तो अब मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि मैं 7 से हैदराबाद आया या 7 से मैं कराची या मलीर में गडाफ में आया, तो ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा और हम जो सूबाई इंतज़ामिया उससे शेयर कर लेंगे। तो फ्लड के नतीजे में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको कैप्चर करना मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो सबसे बड़ा मसला है अब माइग्रेशन और या जो अर्बनाइजेशन जिसे आप कहते हैं, मेरी तस्हीह कीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत अरसे पहले एक प्रोग्राम किया था और उस वक्त ये जो डेमोग्राफी के हवाले से बात हुई थी, लास्ट जो आपकी सेंसस हुई थी वो डिफैक्टो या डिजोर, ये 2 जो आपके गालिबन मेथड हैं,
इनके बहुत अच्छा हवाले किया से आपने सवाल अब पूछा। हाँ जरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके ऊपर, क्योंकि कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर 2 एड्रेसेस हैं, एक मुस्तकिल और एक आर्जी। तो अब कोई फैमिली जो 25-30 साल से कराची में मौजूद है और खुशाब से उनका ताल्लुक़ है, कराची में ही पले बड़े, कराची में ही बच्चे पैदा हुए, यहीं स्कूलिंग, यहीं कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन गिना उन्हें खुशाब में जा रहा है, कराची में गिना नहीं जा रहा। तो यही वजह है कि तकरीबन 2.25 से 3 करोड़ की जो पॉपुलेशन है कराची की, वो 1,60,00,000 गिनी गई। एंड एज यू सेड कि मरदमशुमारी जो है उस मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल जिस तरह से किया जाता है उसकी मनसूबाबंदी के लिए, तो कराची के ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर है। मतलब 100% कराची की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो लिखी भी नहीं है। इस मरतबा क्या होगा सर, जरा बताइए मुझे। ये तो इमरान साहब आपने सियासी बयान दे दिया तकरीबन। नहीं सियासी बयान मैं वो ये नहीं दूंगा। आप इसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ले, टेक्निकल ग्राउंड्स के चलिए, ऊपर, बहरहाल क्योंकि बात सियासी कर पार्टियों लेते का हैं, यही यहाँ बात पे कर सबसे बड़ा वो है जी। जी हाँ, ये हकीकत भी है। अच्छा, अब देखिए, मैं पहले डिजोर और डिफेक्टो से बात करता हूँ। इसमें बहुत सारी गलतफहमी हैं, बहुत मिथ हैं। देखें, जो 2 तरीके हैं डिजोर में, आप क्या करते हैं कि यूएन की जो गाइडलाइन है हाउसिंग और पॉपुलेशन सेंसस की, उसके 2.48 से 2.50 में लिखा है कि आप अमूमी सकूनत की जगह का तयन करें। अमूमी सकूनत को जब ऑपरेशनलाइज करते हैं तो ये पूछा जाता है कि जनाब इमरान साहब, आप जहाँ भी रह रहे हैं इस्लामाबाद में, मान लें कि G9 में रह रहे हैं, तो आप 6 महीने या इससे ज़्यादा से यहाँ रह रहे हैं, या 6 महीने या इससे ज़्यादा तक आपका यहाँ रहने का इरादा है। तो इमरान साहब कहेंगे कि हाँ जनाब मैं रह रहा हूँ। उसके पीछे फ़लसफ़ा ये है कि इमरान साहब G9 की सहूलतें यूज़ करते हैं, पानी, बिजली, हवा, गैस, सड़कें। तो G9 का जो भी इंतज़ाम चला रहा है उसको इमरान साहब की सहूलतों का ख्याल रखना है, लिहाजा इमरान साहब को यहाँ काउंट होना चाहिए। ये डिजोर है, ठीक है। डिफेक्ट, अच्छा, इसमें रिसोर्सेज निस्बतन कम है। डिफेक्टो का ये है कि जनाब इमरान साहब कहीं भी हों, G9 के वो मुस्तकिल सकूनत पजीर हैं, लेकिन किसी ख़ास दिन जब हम उनको इन्वेरेट करने गए, जब हमें मिले, तो इस वक्त तो खुशाब में गए हुए थे कुछ कवरेज करने के लिए, अब उनको खुशाब में काउंट कर दें। दोनों में डिस्क्रिपेंसी बहुत कम आती है, 0.5%, 1%, इससे ज़्यादा नहीं आती। लेकिन डिफेक्टो में जो हमने तखमीने लगाए थे वो तकरीबन 250 अरब के थे। उसमें आर्मी की ज़रूरत 7 लाख, 7.5 लाख थी, जो है नहीं आपके पास। और उसमें आपको 3 दिन में अगर आप करते तो जो रिसोर्सेज थी उसकी मॉन्यूमेंटल थी, पाकिस्तान की बसात से बाहर थी। उसके बाद जब हमने डिजोर पेश किया तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें फ़र्क कितना है, कहा मैक्सिमम शायद 0.5 या 0.6% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता इसमें। तो फिर गवर्नमेंट ने 0.5% आप हमारे लिए वही सर प्लीज 0.5 जो है आप बात कर रहे हैं उसकी काउंटिंग के उसमें ना, लेकिन अगर एक शहर अर्बनाइजेशन के हवाले से आप बात करें, क्योंकि शहरों के ऊपर तो बड़ा प्रेशर आ गया ना, ये अगर आप 2.25 और 3 करोड़ की पॉपुलेशन को और 1,60,00,000 गिन रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है मनसूबाबंदी के हवाले से वो कहाँ जाएगी, ये ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा सर। मैं देखें, ये भी आपका शुक्रिया कि आपने सवाल पूछा, वरना शायद मुझे खुद मेरे जहन में न रहा था। जब सेंसस 2017 के रिज़ल्ट पे एतराज़ किया गया तो लाहौर और कराची को पेश किया गया। अब लाहौर देखें, जो अर्बन और रूरल है ना, रेवेन्यू अथॉरिटी करती है, पीबीएस का काम नहीं है। हम एक वक्त मुकर्ररा पे जो रेवेन्यू अथॉरिटी हमें कहती है कि जनाब हमारे ये शहर, ये तहसीलें देही हैं और ये शहरी हैं, हम उसको वैसे ही लेते हैं और उसी को बुनियाद बना के रिजल्ट देते हैं। हमने 31 मार्च 2022 को सूबों को कहा कि जनाब आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट की रूरल अर्बन की सिचुएशन आप हमें दे दें, हम अपने सेंसस की प्लानिंग और जो सेंसस का रिजल्ट है उस पर मुरतब करेंगे। अब लाहौर ने 2017 से पहले जो ग्रेटर लाहौर है, जो कि वागा से कसूर और शेखुपुरा पता नहीं कहाँ तक चला गया है, मांगा मंडी से भी पता नहीं कहाँ आगे के करीब आ गया है, सबको अर्बन कर दिया था। कराची में बहुत सारा रूरल था, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया। अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते और लाहौर के वो हल्के जो पहले भी अर्बन थे और कराची के वो जो अर्बन ही थे, दोनों का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं तो यकीन करें कि ग्रोथ रेट नहीं है। आप मेरे पास कभी हैं, मैं आपको पूरा कंपैरिजन दिखा दूंगा। अब सिंध ने उन सारे इलाकों को, मेरा ख्याल है 2021 में इनकी लोकल गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है, उसमें उन्होंने ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन कराची का और ग्रेटर जो मेट्रोपॉलिटन है हैदराबाद का डिक्लेयर किया है। उसके तहत वो बाय एंड लार्ज सारा अर्बन होगा, एक्सेप्ट फॉर के जो बहुत दूर के इलाके हो जाते हैं, कुछ पॉकेट्स होंगे, वो इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस दफ़ा उसकी वजह से शहरी अर्बन उसका देही का नहीं आएगा। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जियो टैगिंग होगी तो कोई ये ना समझे कि हम सिर्फ 1 मंजिला या 2 मंजिला घरों को, मैं अर्बन की बात कर रहा हूँ, उसको जियो टैग करेंगे। अगर कराची में तो जो मेजर आर्टरीज़ हैं,
आप चाहे वो नॉर्थ नाज़ाबाद की ले लें, आप चाहे वो शारा पाकिस्तान की ले लें, आप चाहे वो तारिक रोड या जो जेल रोड वाली ले लें, बहादराबाद ले लें, गुलिस्तान जौहर ले लें, उस पर सारे हाई राइजर्स हैं, 16-20 मंजिला हैं, हर फ्लैट जियो टैग होगा, तो एक टैग पे आपको 16 बिल्डिंगें मिलेंगी। अब फ़र्ज़ करें कि किसी जगह बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो फिर इमरान साहब पूछे ना गवर्नमेंट से कि जनाब आपने इसको देही क्यों डिक्लेयर किया है, इसमें तो बहुत डेंसिटी है। ठीक, तो ये जो सियासी जमातों सर क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर मेरे ख्याल से सियासी जमातों के जो तनाज़ात या कहें कि उनके जो खदशात थे वो वहाँ पे पीबीएस को भी आगे बढ़ के शायद चीज़ें क्लियर करना चाहिए थी। एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद मैं इसी के ऊपर ज़रा थोड़ा सा और फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि जो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, जो सूबों को जो विफाक से सूबों को पैसा मिलता है वो इसी सेंसस की बुनियाद पे मिलता है। तो अगेन कराची का बड़ा क्लासिक केस है। डॉक्टर साहब से इसके ऊपर बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर नईम जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपकी तरफ, और जानना चाहेंगे, मैं बात कर रहा था कि जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है वो फेडरल गवर्नमेंट से जो मिलता है वो इन्हीं आदाद शुमार के ऊपर मिलता है, आबादी के तनासुब के हवाले से मिलता है। तो वंस फॉर ऑल ये चीज़ें ज़रा क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इख्तलाफ मुमकिन ही नहीं है। देखिए सूबों से जो ब्लॉक लेवल इंफॉर्मेशन है किसी भी सेंसस के बाद हर एक से शेयर कर दिए जाते हैं कि जो ब्लॉक, जिससे मैंने कहा था ना 200 से 250 अफराद, इसमें कितने अफराद हैं, आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ब्लॉक्स बना लें तो आपके पास मिड साइज टाउन आ जाएगा। तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी ज़रूरतें हैं सड़क की, नहर की, वसाइल की, बिजली वगैरह की, तो वो तो मनसूबाबंदी सूबों को करनी चाहिए। अब ये तो सूबों का काम है कि वो जो नेक्स्ट स्टेज है डेवोल्यूशन का, जिसमें पैसा जाना चाहिए सूबाई दारुल हुकूमतों से वो छोटे शहरों की तरफ, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन वो भी इंस्टीट्यूट हो। ठीक, तो जब भी आप डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज क्लियर कर दीजिएगा कि अपकमिंग जो सेंसस होगी वो डिजोर के ऊपर होगी या डिफैक्टो होगी, किस चीज के ऊपर? बिल्कुल डिजोर होगी। देखें 13 जनवरी 2022 को सीसीआई ने 12 सिफारिशात मंजूर की थी जो कि सेंसस एडवाइजरी कमेटी ने पेश की थी, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन हेड थे इसके। उसमें बहुत सारी जो और चीज़ें थी, उसमें एक ये थी कि डिजोर पर होगी, दूसरी यानी उमूमी सकूनत पे, आरजी सकूनत या उमूमी सकूनत। ठीक, हाँ, अमूमी सकूनत पर होगी। तो फिर वो मसला कराची वाला मसला तो सर, या बड़े शहरों का मसला फिर वैसे ही रहेगा अपनी जगह पे? नहीं, ये मैंने आपसे अर्ज किया कि ये गलत फहमी है। ये आप अगर तशरीफ लाएं, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपके साथ वो चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं, हम बिल्कुल आगे इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। ओके, तो 2017 की है कि इंशाल्लाह बिल्कुल मुनसिफाना ये आपको नंबर देगा, बिल्कुल होना चाहिए, होना भी चाहिए। ये भी बताइएगा सर कि 2017 की एक्सरसाइज से, उसकी मरदमशुमारी से हमने सबक क्या हासिल किया, और फिर उन चीज़ों को जिनको हमने स्ट्रीमलाइन करना है, बेहतर करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुशाहिदे में आई ना, मैं देखें आपको बताऊं कि 2000 बल्कि 1998 के बाद बहुत बड़ा गैप आया। तो पीबीएस पे प्रेशर था। 2010 की 11 की हाउस लिस्टिंग अबेंडन भी मैंने आपको बताया कि बहुत एग्जैजरेटेड उसमें नंबर आ रहे थे। तो पीबीएस ने 2014 से काम शुरू किया हुआ था। अब जब उसमें लहतो लाल होती रही, रिसोर्सेज का मसला था, तैयारी का, तो 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गुस्से में पीबीएस को हुक्म दिया कि आप सेंसस करें। वो 3 महीने में फिर पीबीएस बेचारा मैदान में कूदा। उसमें कुछ में उनका किरदार था या उनका कसूर था, बहुत सारी चीज़ों में शायद उनको इल्ज़ाम नहीं भी दिया जा सकता, ये अलग तफसील है। तो वो उसमें ना तो वो प्रोविंसेस से उतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन कर पाए। ट्रेनिंग 3 महीने में, उस वक्त 1 लाख से ज़्यादा इन्यूमरेटर थे। अभी हमें वक्त मिला है, मरबूत तरीके से किया है, वो नहीं कर पाए थे। उसके बाद फ़ौज का रोल उसमें आ गया था डेटा कलेक्शन में, जिस पे सूबों का एतराज़ था। बहुत बड़ा ये सबब भी बना जिसमें एप्रीहेंशन थी, नहीं माना था सूबों ने। तो फिर सीसीआई ने कहा कि जनाब इसको एक तो आप डिजोर करें, आर्म फोर्सेस को आप खाली सिक्योरिटी में रखें, इन्यूमरेशन में नहीं होगा, यूनिवर्सल करें, और आप सूबों के साथ जो आपका लैक ऑफ ट्रस्ट है इसको आप पूरा करें। आपने पिछली दफ़ा उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, ऑन बोर्ड नहीं किया था, वजाहत नहीं की थी। इस दफ़ा इमरान साहब, मैं और मेरी पूरी टीम 2022 में 4 दफ़ा हर सूबाई दारुल हुकूमत में गए हैं, जीबी और एजे की गवर्नमेंट्स के पास गए हैं, और उनकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी से लेके डिप्टी कमिश्नर तक, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, सिविल सोसाइटी से मिले हैं,
पॉलिटिकल लीडरशिप ने जहां जहां हमें वक्त दिया, बुलाया, हमने उनको एक्सप्लेन किया। असल चीज पॉलिटिकल लीडरशिप से मैं चाह रहा था, मैं उसी तरफ आता कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, क्योंकि सब ऑन बोर्ड हो और उसके बाद चीजें हों तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर बेहतरी की तरफ हम जाएंगे आगे। अब उसमें देखें, उसमें यह है कि आप जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, आप जब किसी तरफ जा रहे होते हैं तो आप हर दफ़ा एक सीधी लकीर में नहीं चलते। किसी जगह कोई सामने नदी आ जाती है, आप लेफ्ट होते हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग आ जाती है, आपको थोड़ा डिटूर लेना पड़ता है। लेकिन जब आपको रिकॉर्ड किया जाए आपकी प्रोग्रेस को, जब आप छोटी सी डिवीजन ले रहे हैं और उस पर कंक्लूड किया जाए कि पीबीएस नंबर्स को ऐसे इन्फ्लेट करने वाला है, इस सूबे को ऐसे जिक पहुंचाने वाला है, तो और फिर जब वो अनकंट्रोल्ड हो, हमारे पास तो अपने दिफा का भी कोई जरिया नहीं है। आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे बुलाया तो मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। तो हम सुबह को ये कहते हैं कि हमें नंबर जमा कर लेने दो, आपका रोल डेफिनेटली इसमें है, आप हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं हमारी सारी चीज़ें हो जाएं तो हम आपको ब्लॉक लेवल पे, इससे माइन्यूट लेवल नहीं हो सकता, 250 घरों पे हम आपको कन्विंस कर देंगे और हर घर जियो टैग होगा, आप खुद देख सकेंगे, नक्शे पे जियो टैग होगा। अच्छा, इस हाई टैग में, इस हाई टैग एक्सरसाइज में कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी जिसमें आप शायद क्यूआर कोड वगैरह देंगे, अगर मैं चाहूं कि अपनी इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से जरा उसके ऊपर भी आ जाए सर। देखिए, अभी सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल हमने एक और चीज़ जो CCI ने हमें कही थी कि मल्टी मॉडल डेटा कलेक्शन करें। इसका मतलब है कि आप सिर्फ टैबलेट्स लेके ना जाएं, एक पोर्टल बना के लोगों को भी सहूलत दें कि वो अपनी कन्वीनियंस में अपने हिसाब से वो अपने आप को इन्यूमरेट करा सकें। तो इस पोर्टल का इफ्तिताह हमने 20 फरवरी को किया है, अभी वो लोगों के इस्तेमाल में। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको इस्तेमाल करें और अपने आप को सेल्फ इन्यूमरेट कराएँ। पहले साइन अप करेंगे आप, आपके पास फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को आप भरें और उसके बाद उसको सबमिट करें, आपको एक QR कोड मिल जाएगा। तो जब हमारा नुमाइंदा 1 मार्च के बाद जब भी आपके ब्लॉक की बारी होगी आपके पास आएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपने सेल्फ इन्यूमरेट किया है, आप कहेंगे हाँ जनाब मैंने किया है, तो कहेगा आप मुझे अपना QR कोड दे दें। वो QR कोड आप स्कैन कराएं और वो डेटा जो टेम्परेरी साइट पर है वो रेगुलर साइट पर आ जाएगा और आपके आगे टिक लग जाएगा, आप इन्यूमरेट हो जाएंगे। उससे हमारे जो तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं या इससे कुछ ज़्यादा, वो शायद 1 या 2 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। और ये पोर्टल जो है आपका, आपके पोर्टल डिटेल्स जो है वो आपके उस पे पीबीएस की साइट्स वगैरह पे मौजूद है। जी हाँ, जी हाँ, self.pbs.gov.pk ये 3 मार्च तक लोगों की दस्तरस में, 3 मार्च तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब और कौन कौन से इदारे इस पूरी एक्सरसाइज में आपके साथ शामिल होंगे? इदारों के हवाले से भी जरा बात करें। हमारे साथ जो बड़ा हमारा जो काम कर रहा है, हमारे साथ बहुत एक्टिव है नादरा, NTC हमारे साथ काम कर रहा है, सुपार्को ने हमारे साथ काम किया है, और उसके बाद जो जिसके हम बहुत दिल से ममनून हैं, सारी सूबाई हुकूमतें। यानी अगर वो 1,26,000 इन्यूमरेटर्स ना देती हमें, और उनके जो चीफ सेक्रेटरीज़ ने, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तंदही के साथ हमारे साथ 1.5 साल से काम किया है, अब यकीन करें ये निज़ाम हम शायद डेवलप ही ना कर पाते अगर उनकी हमारे साथ कोऑपरेशन ना होती। मुसल्लह फ़ौज में जो पायलट हुआ था हमारा 33 डिस्ट्रिक्ट में, उसमें हमारे साथ शाना बशाना रहे, बहुत सिक्योरिटी दी उन्होंने, बहुत अच्छी तरह हमने वो पूरा पायलट किया, और इसमें भी भरपूर मरबूत तरीके से मुसल्लह फ़ौज सिक्योरिटी की ज़मानत है उनकी, और वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें सब बहुत अच्छी है यकीनन, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अवेयरनेस की कमी है लोगों में सर इसमें, क्योंकि अभी तक हम पहली दफ़ा हम ये बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं डिजिटल सेंसस की तरफ, और इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, आपका बड़ी मेहरबानी, लेकिन अवेयरनेस की कमी है अभी। बदकिस्मती है कि एक तो हमारी ओवर द डेकेड्स ये हुआ है कि हम सिनिसिज्म में बहुत ज़्यादा आगे चले गए, और जो आजकल अभी अल्लाह मेरे मुल्क पे रहम करे और अल्लाह ताला हमें निकाले इस अनसर्टिनिटी से, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। मसाइल में हैं सारे लोग, इतनी अनसर्टिनिटी और इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि सेंसस में हमने सेल्फ इन्यूमरेशन का पोर्टल बनाया, हमने 1,26,000 लोगों की ट्रेनिंग की। इस लेवल की ट्रेनिंग पाकिस्तान में नहीं हुई है, डिजिटल ट्रेनिंग हमारी खबर ही नहीं है या डिस्कोर्स में भी नहीं है, कोई जानना भी नहीं चाहता। हमने कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त चीज़ें इतनी फ्लूइड हैं कि इन चीज़ों को कोई सुनने के शायद मूड में नहीं है। हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में एक स्ट्रक्चर जियो टैग हो जाएगा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुख्तलिफ तरह की जो सर्विसेज हैं उनमें कितनी बड़ी कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी कारोबार के पास। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और उम्मीद है कि आगे आइंदा आने वाले वक्त में, आगे आने वाले प्रोग्राम्स के हवाले से भी, और एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए, एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए भी
आपकी खिदमात हमें हासिल रहेंगी और आप जो है आपकी प्रेजेंस जो है हमें गाइड फराहम करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नईम ज़फ़र जो कि सरबराह हैं पाकिस्तान वफाकी इदारा शुमारियात के, और आज के प्रोग्राम में डिजिटल जो आपकी अपकमिंग सेंसस है उसके हवाले से बात हुई, मरदमशुमारी के हवाले से बात हुई। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।